नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जियालाल वर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर के यूटी के प्रेसिडेंट है। इनसे जानने की भी कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, 13 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का ये दिन जो है वो मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस दिन से पहले जो खालिस्तानी पन्नू है, जो खालिस वहां बैठकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर कालिक फेरता हुआ नजर आया, मूर्ति तोड़ता हुआ नजर। तब हम पूछते रहेंगे कि आखिरकार इनके लिए बोलेगा कौन। पहले इनसे पूछता, वर्मा साहब, पन्नू जो था खालिस्तानी, जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा था, कालिक पोत रहा था, दिन हम मना रहे हैं। नो डाउट उन्होंने संविधान लिखा है, अच्छा काम किया था पूरे देश के लिए, उसी संविधान पर देश जो है चल रहा है। लेकिन ये पन्नू कहाँ से आ गया है? ये कालिक पोता वो है कौन ये? एक्चुअली पन्नू कोई ऐसी ना कोई हस्ती है, ना कोई ऐसा नेता है। बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको पूरा पूरा दुनिया मानता है, उनकी एजुकेशन, उनकी सोच, उनकी विचारधारा को पूरी दुनिया मानती है। तो ये पन्नू कौन है? ये पन्नू इसलिए उसने ऐसा किया है, ऐसे वो लाइमलाइट में नहीं आता। उसने ये ऐसा करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा किया है, और हम इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। उसके खिलाफ FIR लाज होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये देशद्रोह है, ये देशद्रोही काम है। तो ये मेरी हर सरकार के सामने ये अपील है कि हर सरकार, हर डिस्ट्रिक्ट में FIR, हर थाने में FIR लाज हो, वो जहां भी हो उसको दबोच कर उसको ऐसी पनिशमेंट मिले कि वो कभी जेल से बाहर ना आए। अभी आपने कहा इसके ऊपर FIR लॉन्च है, लेकिन FIR तो उस पर लॉन्च हो रही है। देखिए, अब बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसके ऊपर FIR लॉन्च होगी। अब देखिए, FIR जहां लॉन्च होनी चाहिए वहां हो नहीं रही, और दबदबे से इस बिल के ऊपर जो है FIR लॉन्च करवा रहे हैं। एक्चुअली सर, आज तो हम आए थे, हम बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हर घर में संदेश जाए। और खासकर हमारे जो इंडिया की लड़कियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है, SC है, SC है, बच्चों को तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, लड़कियों को और गरीबों को। सर, अभी कौन सा अधिकार? 300 स्कूल बंद करवा दिए मोदी साहब ने, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो। अभी भी आप जी ये देखिए ना। यही बात मैं आना चाह रहा था कि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संविधान को तो इतना अच्छा बनाया कि हर आदमी को बराबर का हक दिया, हर बच्चे को बराबर का हक दिया, पढ़ने फ्रॉम द बर्थ ऑफ हिज बर्थ टू डेथ, सबको बराबर का हक दिया। मगर जो अभी हमारी सरकारें चल रही है ना, ये मनुवाद विचारधारा की सरकारें हैं। मनुवाद पड़ा हुआ ना, और मनुवादी जो विचारधारा है वो कभी नहीं चाहती है कि इंसान इंसान के बराबर हो जाए, मानव मानव एक समान हो जाए। ये हर ऐसा काम करेंगे जो इंसान को इंसान से दूरी बनाता हो, जो इंसान को बांटता हो, जो घृणा पैदा करता हो, जो नफरत पैदा करता हो। अगर ये काम करेंगे तो तभी इनकी जो कुर्सी है वो सुनिश्चित होगी। इसलिए ये चाहते हैं। संविधान लेकर राहुल गांधी पूरे देश में एक रैली लेकर लिख रहे थे, और उसके साथ जब यूपी पहुंचे तो दो लड़कों की जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी। उसी संविधान के तहत 37 सीटें जो है आपकी पार्टी को वहां पर मिली है, और संविधान को बचाना वो आपका काम था। लगातार पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन वो बातें बोलते हैं, वो बातें जो है उनके भाषण से ही काट दी जाती है। ये नहीं चाहते वो भाषण भी जो है लोगों को सुनाई दे। एक्चुअली मनुवाद इतना हावी हो चुका है कि मीडिया पर भी इतना ही ये हावी हो चुका है कि जो हम बोलते हैं पार्लियामेंट में, जो हमारी बात मनुवाद के खिलाफ और संविधान के हक में होती है, वो बाहर ही नहीं आती। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोगों में इसकी चेतना नहीं आई है। आप देख रहे होंगे कि यूपी में हमारी इतनी कोशिश नहीं है जितनी लोगों की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी जो है वो पावर में आए। तो चेतना है लेकिन चिंता नहीं है, चिंता से दूर है। नहीं, चिंता आप ऐसा कह सकते हैं, मगर लोग जो
चिंता करने वाले लोग हैं। आज मैं अगर जहां पहुंचा तो अगर 10 लोगों के साथ मेरी बात हुई है तो बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो बहुत चिंतित हैं कि अगर ऐसी सरकार दोबारा पार्लियामेंट पर आ गई, ऐसी सरकार दोबारा देश पर राज करने के लिए आ गई, तो आगे वाला समय जो है वो संविधान के लिए बहुत खतरनाक ये है। तो बैसाखियों की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेके चल रही है। ये बैसाखियों वाली सरकार भी मान रही है नहीं है। अगर ये चाहते तो वक्फा अमेंडमेंट बिल जब इनके पास पूरी पावर थी तब कर सकते थे। जानबूझकर बैसाखी लेकर इन्होंने ये बिल पारित किया ताकि अगर कल को कोई बात उठे तो ये 2-4 लोग भी बीच में फंसे जाए। सबसे बड़ी बात है वक्फा अमेंडमेंट बिल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यूपी में सुबह 4 बजे यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑर्डर निकालते हैं जहां जहां प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए एक तरफ बिल पारित हुआ और 4 बजे उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। ऐसे कौन सी आफत आई थी जो 4 बजे सुबह ऑर्डर निकाला, 10 बजे ऑफिस लगना ही था। एक्चुअली वक्फ बिल आने के बाद आपको लगा है कि वो सुबह ऑर्डर हो गया। वक्फ बिल आने के पहले भी यही हो रहा था, बुलडोजर चल रहे थे। वो क्या था, सिर्फ ये है कि यहाँ मुस्लिम सामने आ गया है। वक्फ जो बुलडोजर चल रहा था वो भी गरीबों पर ही चल रहा था, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे हिंदू थे। और जैसे जो मुंबई में जो अंबानी का बिल्डिंग है, रेजिडेंस है, वो किस लैंड पर है। ऐसी जगहों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। इसमें इन्होंने तो पहले ही कांड बहुत किए हैं, ये अभी उनको बचाने के लिए बिल लाया गया। 1.5 साल बाद चुनाव है, उस चुनाव की रोड सीधी कर रहे हैं। हाँ, वक्फ बिल लाने से इनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो हिंदू है उसको पता नहीं है कि हमारी नौकरियां चले गई हैं, हमारे हक चले गए हैं। वो इसी बात में खुश है कि वक्फ बोर्ड बना है। अब मुसलमान देखो, अरे मुसलमानों को भी इसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें फर्क उसको ही पड़ेगा जो प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है। आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, मगर नुकसान हमारे हिंदुओं को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मनुवाद हावी हो रहा है और इनका संविधान खतरे में। मनुवाद का एक श्रेय हमने परसों भी देखा अपनी स्टेट असेंबली में, 2-3 एमएलए लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि मनुवाद की सोच ही तो है जो अंदर गाली गलौज चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा है, परसों की बात है जी। एक हमारे नौजवान एमएलए है, उनको असेंबली के बाहर उसके साथ बदतमीजी की गई। क्या एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुनकर लोगों ने भेजा है उसके साथ ऐसी बदतमीजी करनी चाहिए? अगर उनको कोई बुरा लगता है तो उनके खिलाफ एफआईआर लगती, उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई करते। स्पीकर साहब सस्पेंड कर देते, स्पीकर साहब सस्पेंड कर देते। ये कौन सा गुंडा राज आ गया? ये कौन सा तरीका है? उसमें कोई भी हो सकता है, ये कोई तरीका नहीं है कि उसको असेंबली के बाहर निकलते ही उनको दबोच लिया गया। ये कौन सा तरीका है? गुंडा राज आ गया। ये बहुत गलत है, हम इसकी पूर्ण जोर बर्दाश्त करते हैं। चलिए, समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो है किस तरह से काम करे। 2024 में आपका गठन हुआ है, लेकिन अभी तक जम्मू के लोगों को ये नहीं पता कि लाल टोपी जो है वो जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। किस तरह से जोड़ेंगे लोगों को? बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली सर, आप मेरा ख्याल है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाए थे, उस वक्त भी ये सवाल उठा था। एक्चुअली सर, ये जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है। उससे हम जम्मू कश्मीर में अपना विस्तार करेंगे। जो नफरत वाली विचारधारा है, ये तो अभी ईवीएम से जीत रहे हैं, ये तो हेरा फेरी से जीत रहे हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी से जीत रहे हैं, ये तो सरकारी ताम जाम जो लगाकर जीत रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं, लोग जो हैं वो सेकुलर हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज बहुत है यहाँ पर। हमारा ओबीसी समाज जहाँ 40% के करीब है, लेकिन कश्मीर में उनको कुछ मिलता नहीं है। ना जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली में उनको कोई मेंबर मिला, या ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, और उनकी भागीदारी जो है वो बताई नहीं जा रही। क्योंकि यहाँ पर भी जो कहा जाए जो डीसीज है, उन्होंने एक खाता बनाकर सेंटर में भेजा है, लेकिन किसी को शो नहीं किया ओबीसी कितना है। यही बात है सर कि हमारे जहाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए, और कास्ट सेंसस के हिसाब से पता लगना चाहिए कि किस जाति और किस धर्म के लोगों को कितनी सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिला है, कितना उनका कैपिटलिज्म में, कितना उनका इंडस्ट्रीज में हिस्सा है। तो इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है,
ये होना चाहिए। और अगर हमारी सरकार आई और हमारे जो सेकुलर लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो इकट्ठे जरूर होंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म पर इकट्ठे होंगे और हम एक ना एक दिन जहां सरकार जरूर बनाएंगे और हम लोगों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। ये आपके माध्यम से मेरा वायदा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हर आदमी को उसका बराबर का हिस्सा मिलेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर हम कभी सरकार में आए तो मैं तो चाहता हूं कि मैं ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन दूंगा, मैं राजपूतों को भी रिजर्वेशन दूंगा, मैं हर कास्ट को उसके जाति के हिसाब से उसको रिजर्वेशन दूंगा। और कोई आदमी ऐसा ना कहे कि मुझे नौकरियों में भेदभाव हो रहा है या किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम में भेदभाव हो रहा है, हम जहाँ किसी लैंड लॉर्डिंग में भेदभाव हो रहा है, हम ये भेदभाव मिटाएंगे। ये हमारा आपके साथ ये भेदभाव मिटाएंगे। जियालाल वर्मा जी का क्या कहना है, हम हर जाति को जो है उसका हक और हकूक जो है वो देंगे। बहरहाल 13 तारीख को बाबा साहब का दिन जो है वो मनाने ये जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो पार्टी है, उनके यूटी प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं जो दिन मनाने जा रहे हैं, ये पन्नू जो था वो कर रहा है, उसको करने दीजिए, वो ऐसा करता रहता है क्योंकि अपनी टीआरपी स्टंट बनाना है। लेकिन वो लोग, वो सोए हुए लोग, वो ऐसे लोग जो पीछे बैठ के देखते रहते हैं हम कब आगे जाएंगे, आप आगे आइए। अगर संविधान जिसने लिखा है उस संविधान निर्माता का जो दिन मनाया जा रहा है उस दिन में आप शामिल होइए और उसको कहीं ना कहीं अपने दिल से जो है श्रद्धांजलि दीजिए ताकि आपका भी आगे कुछ भला हो पाए। नमस्कार।